गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था, नॉर्मेलिटी तक पढ़े थे। नॉर्मेलिटी के आगे कंटिन्यू करेंगे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट मास हम लोगों को समझना था। इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मैंने बताया था मोलिकुलर मास एसिड के लिए होगा तो बेसिसिटी, बेसिक के लिए एसिडिटी या वैलेंसी भी लिख सकते हैं। जैसे इक्विवेलेंट मास मास इक्वल टू मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी, या एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए मैंने एसिडिटी बताया था आपको। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास, जैसे इसको एक जनरली ऐसे कर लेते हैं, जैसे फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। तो ये देखो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। H2SO4 को डिसोसिएट करा देंगे। H2SO4 डिसोसिएट टू फॉर्म 2H प्लस SO4 2-। तो 2H प्लस SO4 2-। तो इसकी देखिए बेसिसिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी या वैलेंसी जो होगी वो 2 आ जा रही है। मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4, मोलिकुलर मास हम फाइंड कर लेंगे H2SO4 का। मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 निकाल देंगे। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 1 into 2 प्लस सल्फर का मोलिकुलर मास 32 plus 16 in the 4 molecules of oxygen, then multiply by 4 equal to 98। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 तो इसी फॉर्मूले में रख देंगे। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू मोलिकुलर मास, लिखा हुआ है फॉर्मूला, मोलिकुलर मास अपॉन वैलेंसी, मोलिकुलर मास इक्वल टू 98 अपॉन 2 इक्वल टू 49। तो इक्विवेलेंट मास अगर हमको नॉर्मेलिटी निकालनी होगी तो हमको इक्विवेलेंट मास उसमें रखनी होगी। जैसे HCl का लेते हैं तो HCl का जितनी मोलिकुलर मास होगी उतनी ही इक्विवेलेंट मास आएगी। जैसे HCl देख लेते हैं, HCl का H प्लस और Cl, इसकी देखिए वैलेंसी 1 आ रही है, वैलेंसी 1। तो जितनी मोलिकुलर मास होगी लाइक 36.5 अपॉन 1, ये 36.5 की हो जाएगी HCl का इक्विवेलेंट मास। यानी जो मोलिकुलर मास होगी वही इक्विवेलेंट मास हो जाएगी अगर उसकी वैलेंसी 1 होती है तो। ठीक है, अगर 2 आती है तो हम डिवाइड करेंगे, उसको डिसोसिएट करके हम देख लेंगे कि इक्विवेलेंट मास नॉर्मेलिटी अगर निकालनी है तो इक्विवेलेंट मास हमें फाइंड करना होगा। तब पुट द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ द नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं हम लोग, जिससे क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चंस लगा देते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 present in 250 ml of a semi-normal solution, सेमी नॉर्मल की बात हो रही है। इसको अभी हम लिखेंगे सेमी नॉर्मल क्या होती है। सेमी नॉर्मल n/2 होगी, एक बाई नॉर्मल होती है, एक सेंटी नॉर्मल होगी। सेंटी नॉर्मल जो होती है n/100 होगी। तो इसको अभी मैं लिख दूंगा, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4, यानी इसमें मास निकालना है
सॉल्यूट कितनी 250 ml सॉल्यूशन में 250 ml का सॉल्यूशन है 250 ml का सॉल्यूशन 250 ml का सॉल्यूशन सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है। H2SO4 कितना ग्राम इसमें मिलाया गया है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में। तो सेमी नॉर्मल का मतलब होगा सेमी नॉर्मल इक्वल टू n/2 ये दिया हुआ है और वॉल्यूम दी गई है, वॉल्यूम आपका 250 ml दिया हुआ है। मोलिकुलर इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 का अभी निकाले थे, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 अभी हमने इक्विवेलेंट मास निकाला था। इस 90 मोलिकुलर मास 98 आई थी अपॉन A2 तो A49 आई थी। अभी हमने निकाला था पीछे इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 तो 49 होगा। जैसे ये H2SO4 dissociate to form 2H plus SO4 2 minus then valency 2 है तो equivalent mass of H2SO4 equal to 49 98 upon 2 equal to 49 ये आ गया 49। अब क्या इक्विवेलेंट मास भी हो गया। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं हम नॉर्मेलिटी इक्वल टू WA सॉल्यूट के लिए इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 इनटू वॉल्यूम इन ml। नॉर्मेलिटी दी गई है 1/2 इक्वल टू WA सॉल्यूट का H2SO4 डिराइव किया गया है तो उसको उसी का मास हमको फाइंड करना है कि 250 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होगा वो कितने अमाउंट से है तो ये फाइंड करना है इनटू 1000। इक्विवेलेंट मास हम लोग निकाल चुके हैं 49 आ रही है और वॉल्यूम 250 ml दिया हुआ है 4 से काट देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो WA इक्वल टू ऐसे पूरे मल्टीप्लाई कर देते हैं। खासकर बायो को स्टूडेंट के कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम्स होती है तो पूरी हम लिख लेते हैं पॉइंट्स में WA इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू 49 तो यानी कि WA इसके साथ जो भी वैल्यू होगी वो नीचे जाएगी। ध्यान रखेंगे बायो के स्टूडेंट्स इस चीज को गलत करते हैं ठीक है। मैथ वाले तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है लेकिन बायो के लिए कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देके करेंगे। W इक्वल टू 49 अपॉन 8 तो 49 अपॉन 8 कर लेंगे तो ये 6.125 ग्राम इसका मतलब 62125 ग्राम H2SO4 उसमें मिलाया गया है। क्वेश्चंस में कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 present in 250 ml of solution of semi normal solution। तो इसमें क्वेश्चंस में फिर से समझ लीजिए पूछा गया है कि मास निकालिए H2SO4 का कि 250 ml में कितना सॉल्यूशन जो सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन है उसमें। तो हम पहले जो जो गिवन है उसको लिख लेंगे क्या निकालना है फॉर्मूला पुट करेंगे। ये फॉर्मूला है फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हमने और सॉल्यूट का मास हमने फाइंड कर लिया 6.125 ग्राम। दैट्स क्लियर। यहाँ तक समझ रहे हैं हम कि आप समझ गए होंगे इक्विवेलेंट मास भी निकालना जान गए होंगे और किसी का भी क्वेश्चंस होगा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस एक हम लोग जो है मास बाय मास परसेंट में एनसीईआरटी इंडेक्स का क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। एग्जांपल में क्वेश्चंस है आप एक लगा लेंगे। इंडेक्स का क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इंडेक्स का बहुत आसान सा क्वेश्चन है फिर भी मैं करा दे रहा हूं जिससे
आप समझ जाए। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। If 22 ग्राम बेंजीन, बेंजीन C6H6 दो बार लिख चुके हैं, बेंजीन C6H6 is dissolved in 122 ग्राम of CCl4, 122 ग्राम of CCl4। इसमें आप समझ सकते हैं एक सॉल्यूशन बनाया गया है। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब ये होगा कि 122 ग्राम CCl4 जो होगा ये आपका सॉल्वेंट होगा और 22 ग्राम बेंजीन C6H6 ये सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट आप समझ जाएंगे तो वैल्यू मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना बहुत ही आसान है। तो मास ऑफ बेंजीन C6H6 22 ग्राम, मास ऑफ बेंजीन 22 ग्राम है, 22 ग्राम बेंजीन है आपका। ये क्या होगा, ये सॉल्यूट होगा और मास ऑफ CCl4 ये 122 ग्राम। देखिए अमाउंट्स भी ज्यादा है, ये सॉल्वेंट होगा आपका, ठीक है। तो मास ऑफ बेंजीन और मास ऑफ CCl4 सॉल्वेंट पता चल गया। तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन हम निकाल सकते हैं। मास परसेंट ऑफ C6H6 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट पता है आपको, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू रख लेते हैं, 22 ग्राम है और मास ऑफ सॉल्यूट 22 प्लस 122 इनटू 100, तो 22 अपॉन 144 इनटू 100, देन 22 on 144 डिवाइड कर देंगे इसको तो 15.25 आंसर आ जाएगा इसका। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन 15.25 ग्राम होगी हमारी, ठीक है। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, फिर भी मैंने करा दिया है आपके लिए। मास परसेंटेज पे एनसीईआरटी इंडेक्स का क्वेश्चन से एग्जाम्स बनते हैं तो उसमें भी दिए जाते हैं, तो आप इसको लेंगे। फिर से हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन नहीं किए थे। मोल फ्रैक्शन में एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में आपका क्वेश्चन दिया हो, सेम वैसी टाइप का क्वेश्चन है कि इंडेक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन का इंडेक्स का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इंडेक्स एनसीईआरटी का इंडेक्स का क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चंस कहते हैं कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन,
calculate the mole fraction of benzene C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन containing 30% by mass in containing 30% by mass in CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन में मास बाय मास परसेंट देखे थे, नॉर्मेलिटी भी देखे थे, नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस, मोलारिटी के क्वेश्चंस लगा लिए हैं। ये मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चंस मैंने नहीं लगवाया था, इसलिए मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। तो मोल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है कि एग्जांपल में भी ऐसे सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। इंडेक्स का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसका मतलब 30% की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें सॉल्यूशन जो होगा हमारा वो कितने परसेंट का होगा? 100% की सॉल्यूशन होगी, ठीक है। और 30% कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब कि 30% जो है 30% तो C6H6 है हमारा बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जा रहा है। खास बात ध्यान रखना है कि 30% बेंजीन 100% के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाएगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा? जाहिर सी बात है 100% है, 30% 70% का आएगा। 100 में से 30% माइनस करेंगे तो यानी कि 100% का सॉल्यूशन है तो 70% क्या होगी हमारी? कार्बन टेट्राक्लोराइड ही तो होगी। समझ सी बात है। तो 30% हमारी बेंजीन है तो 100% का है तो 100 में 70% हमारा क्या हो जाएगा? CCl4 हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और ये आपका सॉल्यूट हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चंस थोड़ी सी समझनी है। ये सॉल्वेंट हो जाएगा, ये सॉल्यूट हो जाएगी। तो ऐसे लिख सकते हैं, लेट द मास ऑफ सॉल्यूशन भी कितना है? 100 ग्राम। सॉल्यूट कितनी है हमारी? सॉल्यूट देख लीजिए, सॉल्यूट 30% यानी 30 ग्राम सॉल्यूट जो होगी वो 30 ग्राम होगा। तो मास ऑफ बेंजीन देख लेते हैं, मास ऑफ बेंजीन C6H6 ये हमारा 30 ग्राम आ जाएगा। अब मोलर मास इसका निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं। ठीक है, मोलर मास ऑफ बेंजीन जो होगी आपकी, मोलर मास ऑफ बेंजीन, मोलर मास ऑफ C6H6 निकाल लीजिए। यहाँ पे कार्बन का मोलिकुलर मास 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 ये कितना आ जाएगा? 78 ग्राम। 78 मोलर मास आ जाएगी।
ये ध्यान रखना है सॉल्यूट है, यानी कि इसको आप WA और इसको MA लिख सकते हैं, ठीक है। अब सॉल्वेंट लीजिए, सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या कर लेंगे, सॉल्वेंट निकालने के लिए 100 में से माइनस कर दीजिए सॉल्वेंट को, तो मास ऑफ CCl4 इक्वल टू 100 माइनस 30 इक्वल टू कितना ग्राम आ जाएगा, 70 ग्राम आ जाएगी CCl4, यानी कि WB। और मोलर मास ये जो हो जाएगा हमारा CCl4 का निकाल लेते हैं, CCl4 कार्बन 12 प्लस 35.5 क्लोरीन का मोलिकुलर मास होगा इनटू 4 मॉलिक्यूल्स, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 154 आएगी। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 ऐड करेंगे तो 154 आ जाएगा, तो मोलिकुलर मास 154। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, लगा लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ये मोल्स नहीं, मोल्स फाइंड कर लेते हैं इसका, तब तो मोल फ्रैक्शन निकलेगी मोल्स, तो मोल्स ऑफ बेंजीन C6H6, तो मोल्स निकालने के लिए क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास, WA अपॉन MA। सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट के लिए मैंने A का इस्तेमाल किया है, सॉल्वेंट के लिए मैंने B का इस्तेमाल किया है, ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। सॉल्यूट के लिए A का और सॉल्वेंट के लिए B का इस्तेमाल किया है, ये भी पढ़े होंगे ना, A B C D, तो वैसे A सॉल्यूट के लिए A फिर सॉल्वेंट B, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास अपॉन मोलिकुलर मास रख लीजिए, ये 30/78 और मोल्स, ये सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ CCl4 निकाल लीजिए, CCl4 का ये देखिए आ गया AB वाला जो मैंने बताया था B आ गया, WB अपॉन MB, ये सॉल्वेंट होगा। जैसे B आएगा समझ लीजिए सॉल्वेंट, जैसे उसमें Na अपॉन Na प्लस NB बताया था ना, तो NB सॉल्वेंट के लिए होगा, Na सॉल्यूट के लिए, उसी तरीके से इसके लिए मैंने ले लिया कि कंफ्यूजन ना हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। तो A आपका आ जाएगा और A 70 ग्राम है और मोलिकुलर मास इसका आया था 154, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो A आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 0.385 मोल, और इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग तो 0.455 मोल आ जाएगा, 0.455 मोल। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वही देख लीजिए, Na, इसको सॉल्यूट है ना, इसको Na ले लीजिए और इसको NB, सॉल्वेंट है ना, Na अपॉन Na प्लस NB, तो इसमें Na की वैल्यू रख लीजिए 0.385 अपॉन Na, फिर से 0.385 प्लस 0.455, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.458, इतना तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग। C6H6 ये बेंजीन का मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले मोल्स को हमको निकालना जरूरी होगा, समझ रहे हैं, मोल्स को निकालना जरूरी होगा तभी हम मोल फ्रैक्शन निकाल पाएंगे। तो मोल्स निकाल लिए पहले हमने, मास निकाल लिए, मोलर मास, सॉल्यूट सॉल्वेंट को कंसीडर कर लेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट को कंसीडर करने के बाद हम उसका मोल्स फाइंड कर लेंगे। मोल्स फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखिए,
अगर सपोज दैट एक वैल्यू और भी दी जाती है तो इसको हम एन ए एन बी ऐसे कर सकते हैं आगे, N1 N2 N3। उस पर एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने ये बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि मोल फ्रैक्शन जब भी निकालेंगे उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, 1 से कम आएगी, 1 से कम आई है। देखिए अगर मोल फ्रैक्शन हमको B यानी कि अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी फाइंड करना है तो हम ऐसे कर लेंगे इसको, जैसे मोल फ्रैक्शन A प्लस मोल फ्रैक्शन B, यानी कि मोल फ्रैक्शन A क्या है C6H6 बेंजीन और CCl4 इक्वल टू 1। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 फाइंड करना होगा तो 1 माइनस 0.458, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 हमारा आ जाएगा 0.542, 0.542, ठीक। तो दोनों में से कोई भी निकालना होगा। खास बात ये ध्यान रखनी होगी कि मोल फ्रैक्शन जो पहला वाला निकालेंगे, ये निकालेंगे, या वो बेंजीन हो या वाटर और इथाइल अल्कोहल का सॉल्यूशन वाला हो, तो उसमें जो भी पहले निकालेंगे 1 से वैल्यू कम आएगी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, 1 से कम आती है तो आप सही है। दोनों की सम अगर दूसरी निकालनी होगी, B निकालनी होगी, तो 1 से माइनस करेंगे, देन ये वैल्यू दोनों आ गई। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे, मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है इसको कराने में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब एक जो है मोलालिटी पे हम लोग क्वेश्चंस नहीं किए हैं। मोलालिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में उसका यूटिलाइजेशन है। मोलालिटी इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में इसका यूटिलाइजेशन है। तो मोलालिटी का एक क्वेश्चन थोड़ा सा कर लेते हैं। मोलालिटी क्या होती है? मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solution are called मोलालिटी। मोलालिटी हम पढ़ चुके हैं, फिर से देख लीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solution are called मोलालिटी। मोलालिटी पढ़ चुके हैं, फिर से एक क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी का एग्जांपल्स का ही है, उसको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन करके समझाए हैं। आप वैल्यू जो है उसको लिख लेंगे। वैल्यू लिखने के बाद फॉर्मूले में रखेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। मोलालिटी पे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस लिखने में थोड़ी सी टाइम लगेगा। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम। कैलकुलेट मोलालिटी of 2.5 ग्राम of इथेनोइक एसिड ऑफ एसी में लिखा हुआ है इथेनोइक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, एसिटिक एसिड विनेगर सिरका में प्रेजेंट होता है। एक ऐसे ही फॉर्मिक एसिड होती है जिसमें एक कार्बन होता है, ओरिएंटेड में प्रेजेंट होता है। अगर स्किन पे कहीं गिर जाएगा तो इचेज होगी, खुजली होने लगेगी। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है, सिरका अचार में डाली जाती है। तो एसिटिक इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन फॉर्मूला पता है आपको C6H6। अब देखिए कैलकुलेट द मोलालिटी फाइंड करनी है। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड है और 75 ग्राम ऑफ बेंजीन है। इसका मतलब क्या होगा? इथेनोइक एसिड बेंजोइक एसिड बेंजीन में डिसॉल्व किया जा रहा है। सॉल्यूट क्या होगा? जो गिवन है वो इसको देख लेते हैं हम। सॉलिड WA सॉल्यूट है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड और मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, मोलर मास ऑफ CH3COH निकाल लीजिए। 6 प्लस नहीं, कार्बन का मोलेकुलर मास 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 16 हो जाए 32
32 दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1, ये मॉलिक्यूलर मास 60 आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास को सॉल्यूट है तो Ma तो लिखेंगे, सॉल्यूट है तो Ma तो लिखेंगे 16, और वॉल्यूम इसमें होता नहीं है, सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को किससे लिखते थे, WB, तो WB इक्वल टू सॉल्वेंट आपका 2.5 ग्राम में दिया हुआ है। अब वैल्यू हम रख लेते हैं, फॉर्मूले रखते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तब कुछ पता चल गया। मोलालिटी इक्वल टू होता है, मोलालिटी इक्वल टू, पहले क्या क्या गिवन है, चाहे आप फिजिक्स में लगाइए, चाहे केमिस्ट्री में लगाइए क्वेश्चन या फिजिक्स में लगाइए, पहले गिवन देख लीजिए क्या क्या है, क्या फाइंड करना है, तो ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूला सर्च करना आसान हो जाएगा, कौन सी फॉर्मूला लगेगा जो चीज दिया है। अगर वॉल्यूम दिया गया होता, सपोज दैट वॉल्यूम दिया गया होता, तो उसमें मोलालिटी आई थिंक फाइंड करने का हो सकती थी, या नॉर्मेलिटी भी दिया जा सकता है। इसमें मोलालिटी जो होती है, मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो वो आपका जो होगा वो मोलालिटी हो सकती थी। ये मोलालिटी है, तो मोलालिटी जो होती है, तो मोलालिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट WA अपॉन MA इनटू 1000 इनटू WB क्या होता था, मास ऑफ सॉल्वेंट, मैंने बताया था आपको, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 2.5 इनटू 1000 अपॉन WB 60 मोलिकुलर मास है ना, मोलिकुलर मास 60 इनटू ये आपका 2.5 ग्राम में दिया हुआ है, फिल कर लेंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दिस सॉल्व कर लेंगे इसको, बहुत लेंथी कैलकुलेशन नहीं है, सॉल्व करने पे इसका आंसर आ जाएगा 0.556 मोल पर kg, ये मोलालिटी आ जाएगी आपकी। सॉल्व कर लेंगे, बायो वालों को थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा सर, लेकिन इजी कैलकुलेशन है, डिवाइड कर देंगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने मोलालिटी पे, आई थिंक मैंने मोल फ्रैक्शन पे भी क्वेश्चन करा दिया, मोलालिटी पे भी क्वेश्चन करा दिए हैं, नॉर्मेलिटी बता दिए हैं, और मास बाई मास परसेंट पे क्वेश्चन करा दिए, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से कोई क्वेश्चंस मैंने करा दिया है। अब एक नोट करके फॉर्मूला लिख लेंगे आप, नोट करके एक फॉर्मूला लिखेंगे, अगर परसेंट स्ट्रेंथ गिवन हो, तो अगर नोट करके ध्यान रखेंगे, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला है ये, ठीक है, मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के लिए है। तो इसमें जो होगा, इफ गिवन इन परसेंट स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी, इफ गिवन इन परसेंट स्ट्रेंथ, इफ गिवन परसेंट स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी, मतलब ये दो चीज अगर दी गई होगी तो मोलारिटी इक्वल टू परसेंट स्ट्रेंथ इंटू D इंटू 10 कैलकुलेटेड वैल्यू है, अपॉन मोलेकुलर मास, जो भी सब्सटेंस होगा उसका मोलेकुलर मास निकाल लेंगे। अगर नॉर्मेलिटी होगी, मोलालिटी के लिए फॉर्मूला नहीं लगेगा, नॉर्मेलिटी होगी, नॉर्मेलिटी तो परसेंट स्ट्रेंथ इंटू D इंटू 10
अपॉन इक्विवेलेंट मास। इसमें इक्विवेलेंट मास ले लेंगे। इक्विवेलेंट मास मैंने आपको निकालने के लिए बता चुके हैं, इसमें इक्विवेलेंट मास लेंगे। ठीक है, ये नॉर्मलिटी स्पेशल अगर गिवन परसेंट स्ट्रेंथ है तो लेंथी कैलकुलेशन जाता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी, कोई टफ नहीं होगा। अगर चाहे तो हम एक क्वेश्चंस देख भी सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले में कर लेते हैं। आईसीएससी की बुक में एसएससी वास्तव में आई थिंक ये मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी में नहीं है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये। क्वेश्चन देखिए, कंसंट्रेटेड sulfuric acid has a density of 1.9 gram per mole and 99% H2SO4 by weight. H2SO4 by weight. Calculate the molarity of H2SO4 in the acid. Calculate the molarity of H2SO4 in the acid. एक चीज समझ ले, इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात की जा रही है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.9 ग्राम पर मोल and 99% H2SO4 by weight. Calculate the molarity of H2SO4 in the acid. Concentrated जो सल्फ्यूरिक एसिड होगी वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है, वाटर मिला के हम उसको क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं। कंसंट्रेटेड जो एसिड होगी प्योरेस्ट फॉर्म होती है, वेट उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट लैब में एक्सपेरिमेंट करते होंगे तो उसमें देखते होंगे लिखा रहता होगा कंसंट्रेटेड डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब डाइल्यूट विलियन होगा। कंसंट्रेटेड आयंस में नहीं ब्रेक होंगे। कहीं पे कोई क्वेश्चन आती है तो कंसंट्रेटेड एसिड जो होगी आयंस में ब्रेक नहीं होंगे। जब तक उसमें वाटर हम नहीं मिलाएंगे, डाइल्यूट नहीं करेंगे, तब तक आयंस में नहीं टूटेगी। तो कंसंट्रेटेड एसिड में आयोनाइजेशन नहीं होगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ गिवन है, परसेंटेज स्ट्रेंथ गिवन है 1.9 और परसेंटेज स्ट्रेंथ 99% गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है। तो इसी जरूरत है 1.9 ग्राम पर मोल। और मोलिकुलर मास हम H2SO4 का निकाल लेते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 2 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा 98। कई बार निकाल चुके हैं। तो मोलारिटी इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ फॉर्मूला लिख देंगे इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास वैल्यू पुट अप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऑलरेडी सब गिवन है। तो आपका परसेंटेज स्ट्रेंथ 99 इंटू डेंसिटी 1.9 इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास आपका कितना दिया हुआ है 98। सॉल्व करेंगे, ये मोलारिटी आपकी आ जाएगी 19 m। इस तरीके से अगर नॉर्मेलिटी होगी, नॉर्मेलिटी के केस में परसेंटेज स्ट्रेंथ की बात करते हैं
या गिवन डेंसिटी की गिव परसेंटेज टेंसाइल डेंसिटी, तो इक्विवेलेंट मास वहां रख लेंगे 49। ठीक है बच्चों, इतना करते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे देखते हैं हेनरी लॉ और सब करेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।